सर मुझे अलग वो कितने लोग हैं, कौन है, किसको और चाहिए? सर सर हम ओबीएस से कर सकते हैं ना रिकॉर्ड? किससे? ओबीएस। मुझे नहीं सर, मुझे मत करो। हाँ तो इतनी टेंशन में क्यों आ रहा है तू? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, हम ओबीएस से भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। वो सब कर लेंगे यार, ये लोग रोज का काम है इनका, यही करते हैं, रिकॉर्डिंग ही करते हैं, बस देखते नहीं है उसको वापस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या यही है क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट टाइनिक रेडियस? बोलो, यही है क्या? नहीं सर। अरे कभी कभी शीट में क्वेश्चन मिसमैच हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले कंफर्म कर रहा हूं। तो कौन सा है वो बता Which of दीजिए। the factors may be regarded as the main cause of lanthanide contraction? सर सर आपने जो हाँ अभी क्वेश्चन बोला ना वो हार्ड कॉपी का है, और जो आकांक्षा ने बोला वो आपने जो शीट भेजा उसका है। अबे यार, मतलब ये तो बहुत दुविधा हो गई है। कोई बच्चे हार्ड कॉपी देख रहे हैं, कोई बच्चे जो मैंने शीट भेजा है वो देख रहे हैं। क्या करें हम लोग? देखो मैं ना सॉफ्ट कॉपी सिर्फ इसलिए सेंड करता हूं क्योंकि तुम्हें अगर कभी टाइम पे हार्ड कॉपी नहीं मिला हो तो सॉफ्ट कॉपी देख के सॉल्व कर लें। अगर हार्ड कॉपी मिला है तो हार्ड कॉपी को ही देख के सॉल्व करें। सर एक बार आप बोले थे कि मैंने जो शीट सेंड किया है उसी से करो। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला है सर। भाई स्टेटमेंट, ऑप्शंस क्या? ऑप्शन पढ़ दो एक बार। ए ऑप्शन पढ़ दो, ए ऑप्शन। अरे पढ़ दो भाई ए ऑप्शन उस क्वेश्चन का। सर 2 मिनट। सर ग्रेटर शील्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी जेई मेन का है? जेई मेन ऑनलाइन में कौन सा है ये? कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 कौन सा है? 15 यही मैच हो रहा है क्या? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात कर ले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। तो हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और इधर एल्यूमिनियम होता है ना, और इधर होता है बेरिलियम के नीचे कैल्शियम, है ना? नहीं, मैग्नीशियम। तुमने एक चीज नहीं पढ़ी होगी अभी, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी है? डायगोनल रिलेशनशिप। दो लोग ऐसे होते हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, कौन कौन? एक तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है। दो ही पेयर ऐसे होते हैं, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मैच करती है और बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच करती है। डायरेक्टली हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो हम इनको डायगोनल रिलेशनशिप बोल देते हैं। लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मैच करती है और बेरिलियम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा किसके जैसा होगा? मैग्नीशियम। बेरिलियम के जैसा। लिथियम और बेरिलियम है, सॉरी एल्यूमिनियम और बेरिलियम है, तो एल्यूमिनियम पूछा ना हमसे, तो बेरिलियम हमारा आंसर होगा। समझे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या यही है क्या? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। Stability of stability of dehalide d। क्या कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम? सर पता नहीं सर, 8th है, आपने जो एर्थ सेंड किस किया उसमें कहा। एर्थ एर्थ किसने डाउट पूछा है?
सर मैंने डाउट? हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन है? द स्टेबिलिटी। अबे यार, एक तो पता नहीं कौन सी शीट सॉल्व कर रही है। देख, एक तो है ना, इतनी बेवकूफ लड़की है ये। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दिया हूँ कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। भाई साहब, ये लड़की ऑफलाइन के डाउट पूछे ही जा रही है, पूछे ही जा रही है। जितने भी तुम डाउट पूछ रहे हो सारे डाउट ऑफलाइन के है तुम्हारे। कौन कौन से डाउट है तुम्हारे? 4th और 8 और सर 15 भी है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 15, बस यही है। जल्दी बोल। 9th भी था। तो एक साथ ही बोलते भाई। ठीक है, इसको अभी देखेंगे, थोड़ी देर रुक जा, पहले ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है इतना, मैं ये सब सर कुछ इसलिए लिखता हूँ कि एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 ऑनलाइन पीरियोडिक टेबल सब जाग के रहो हमेशा। अब मुझे पता है जो सर मैंने शीट सेंड करी है उसमें नहीं है ऑनलाइन, पता है मेरे को। हाँ सर, यहाँ सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लिखा है। हाँ, तो वो ऑफलाइन ही है। जहाँ पर AIEEE लिखा है उसका मतलब वो ऑफलाइन ही होता है। देखो, कोई बात नहीं, बट तुम्हें अगर हार्ड कॉपी मिल जाता है तो हार्ड कॉपी से सॉल्व करें, क्योंकि हार्ड कॉपी हमारा लेटेस्ट वर्जन है रेजोनेंस की शीट का। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन में बताओ। ऑनलाइन में हमने 4th देखना बाकी है, 15 हमने देख लिया। 24 किसका डाउट था? मेरा ही तो सर, 24 ऑनलाइन का ही है। शीट का है, मतलब हार्ड कॉपी का। अरे तो साइड में उसके नीचे लिखा होता है कौन से ईयर का पेपर हाँ है, सर, ऑनलाइन का है, ऑनलाइन। डेट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़, क्या है क्वेश्चन? The pair that has similar atomic radii is. क्या? The pair that has similar atomic radii is. हाँ, कौन कौन से ऑप्शन है बता। TINHF, TINHF, अच्छा। MONW, MONW, SC and NI, FE and NI, हाँ, MNNRE. MNNRE। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बताया कि रेडियस 3D से बड़ी 4D की होती है, 4D से इक्वल 5D की होती है, एक ही ग्रुप में अगर हम लोग जाते हैं तो। बताया या नहीं बताया है? तो क्रोमियम के नीचे उसी ग्रुप में होता है मॉलिब्डेनम, उसी ग्रुप में होता है टंगस्टन। तो क्रोमियम से बड़ा मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के इक्वल रेडियस है, तो ये बी मेरा आंसर होगा। क्या नहीं दे रखा भी आंसर? हाँ सर, समझे। बस हो गया। ठीक है, ये ऑफलाइन वाले डाउट देख लेते हैं। ऑफलाइन में देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 जो तुमने डाउट पूछा है, आकांक्षा तुम्हारे डाउट है ऑफलाइन के, जल्दी से देख लो। ये बड़ा ही मतलब क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसका लैंग्वेज ही बड़ा घटिया है ना। क्वेश्चन मतलब इसमें 2 आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। इसने बोला है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर मे बी रिगार्डेड एज मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? तो हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो अब पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन कहां लिखा है? कौन से ऑप्शन में लिखा है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन? फोर्थ वाला। हाँ, तो बस एक्चुअली क्या है, इसमें लैंग्वेज ऑप्शन में लैंग्वेज बहुत घटिया लिखी है। हमें पता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है क्यों है, क्योंकि जो मेरे 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग पुअर होती है, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ इजीली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरा जो ऑर्बिटल है, जो मेरा साइज ऑफ रेडियस है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमने पढ़ा है एस की शील्डिंग सबसे अच्छी होती है, पी की उससे बेकार, डी की उससे बेकार, और एफ की तो सबसे बेकार होती है। तो लेंथेनाइट में 4f की पुअर शील्डिंग होती है, इस वजह से हमारे पास ऐसा देखने को मिलता है।
समझे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? स्टेबिलिटी बतानी है। अरे तो हमने ऐसा पढ़ा तो है, सिर्फ यही है ना, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और +4 का स्टेबिलिटी कम होगा। मतलब लेड +2 स्टेबल है टिन +2 से, टिन +2 स्टेबल है जर्मेनियम +2 से, और लेड +4 से ज्यादा स्टेबल है टिन +4, और उससे ज्यादा स्टेबल है जर्मेनियम +4। ऐसा पढ़ा है हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट? Yes, sir. ठीक है, तो अब देख ले, जैसे SiX2 है, X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। यहाँ पर लिखा भी है डाई हेलाइड्स, तो यहाँ पर सिलिकॉन +2 में है। सभी में देखो, सभी में +2 की ही बात हो रही है। PbX2 है तो लेड +2 में है, SnX2 है तो टिन +2 में है। +2 के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो +2 सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है? बोलो। PB. Pb का। तो आंसर क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग देखो, Pb फिर टिन फिर जर्मेनियम फिर सिलिकॉन, तो आंसर क्या आएगा? First वाला. फर्स्ट वाला। 9th वाला क्वेश्चन, 9th में क्या बोला है? आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बस यही है, 4 ही लोग हैं। अच्छा, इन 4 लोगों के बारे में ही बात हुई है बस। तो देखो, हम लोग एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से तो कंपेयर कर ही लेंगे। जैसे मुझे पता है लिथियम प्लस से बड़ा सोडियम प्लस होता है, लिथियम प्लस बड़ा होता है बेरिलियम 2+ से, और Na+ बड़ा होता है मैग्नीशियम 2+ से, और मैग्नीशियम 2+ बड़ा होता है बेरिलियम 2+ से। ये सारी बातें समझ आती है? चारों ऑर्डर समझ आते हैं ये? बोलो। हाँ, ये sir. बात समझ, ये बात क्लियर है? ये 4 ऑर्डर लिखे मैंने, ये 4 ऑर्डर समझ आ रहे हैं? Yes, sir. तो इनमें सबसे छोटा कौन है? बेरिलियम 2+। सबसे छोटा है बेरिलियम 2+। हाँ, sir. सबसे बड़ा कौन है? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस सबसे बड़ा है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर साइज घटता है, इसलिए सोडियम प्लस सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? First वाला. फर्स्ट वाला। बस हो गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम आंसर तक एकदम 100% पहुंच पाए, ठीक है? अगर हम इतना भी कर पा रहे हैं तो भी आंसर तो हम बता ही पा रहे हैं, बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी डाउट था तुम्हारा। 15 में क्या बोला था? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज दिस। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो एनर्जी थी वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, मतलब Na+ में एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो ये बनेगा, तो ये -5.1 हो गया। उल्टा हो गया ना रिएक्शन, ये देखो ना, उस रिएक्शन का उल्टा ही तो लिखा है नीचे, तो डेल्टा H भी नेगेटिव साइन का हो जाएगा। बोलो। हाँ, sir. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में और किसी को और कोई डाउट है? नो सर। चलिए, मैंने तुम्हें बिन का शीट भी सेंड किया था। Yes. हाँ सर। किया था, कहाँ किया था, मुझे ही नहीं मिल रहा। किस पे किया था? होपी2 होमवर्क वाले पे किया था शायद। ठीक है, मिल गया बिन का शीट। बिन का शीट में बात करते हैं ना। अब जो बिन का तो वही शीट होगा, है ना? बिन के शीट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में। कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट।
एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में कोई डाउट है? बिन में बोलो, कोई डाउट नहीं है? सारे हो गए तुमसे? 1 मिनट सर। बोलो भाई। हाँ सर। डाउट नहीं है सर। नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बोलो, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। A16 16 sir. A16 में देखो क्या बोला है। FeS2, देखो कभी भी S2 आता है ना जनरली, तो S2 या तो S2 माइनस की फॉर्म में रहेगा, या S2 2 माइनस की फॉर्म में रहेगा, या S2 3 माइनस की फॉर्म में रहेगा, या फिर S4, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ सॉरी, S2 4 माइनस की फॉर्म में रहेगा, S2 5 माइनस की फॉर्म में रहेगा, ऐसे चलता जाता है ये। Sn S2, क्या लिख दिया यार मैंने, S2 S4 F5, उल्टा लिख दिया मैंने ना। ये या तो S2 2 माइनस रहेगा, S3 2 माइनस, S4 2 माइनस, S5 2 माइनस, या फिर Sn 2 माइनस। सल्फर हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा तुम्हें, है ना। तो देखो अगर यहां पर तुम सल्फर को S को 2 माइनस लिखते हो तो ओवरऑल सल्फर पे चार्ज कितना हो गया? मान लो तुम लिखते हो सल्फर मेरा 2 माइनस में है, तो सल्फर पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 4 माइनस। 4 माइनस, क्योंकि एक सल्फर पे -2 बोला था, 2 सल्फर है तो 4 माइनस, तो आयरन पे कितना हुआ? +4 +4। आयरन पे जो कि Fe+4 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अब इसे किस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा FeS2 को? Fe2+ और S2 2 माइनस। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, सल्फर इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, S2 माइनस, S2 2 माइनस, S3 2 माइनस, S4 2 माइनस, S5 2 माइनस, Sn 2 माइनस तक, तो Fe2+ में और S2 2 माइनस, तो आयरन के ऊपर क्या आ गया चार्ज? +2। समझ में आई बात? हाँ सर। और कोई दिक्कत है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में? क्या? B5। देखो इसने बोला है बेरियम अजाइड क्या होता है ना। अब देखो बेरियम हमें पता है बेरियम 2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अजाइड आयन मैंने तुम्हें बताया था। व्हाट इज अजाइड आयन? N3-1, दिस इज अजाइड आयन। यस सर। तो फॉर्मूला हमें बनाना है Ba2+ और N3- का, तो क्या बनेगा? BaN3 होल ट्वाइस, यही बनेगा। बोलो, ऐसे ही बनाते हैं ना फॉर्मूला। जैसे मान लो कोई तुमसे बोले, एक सेकंड रुके, पेपर ऐड कर लेता हूं थोड़े। फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है ना, फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, चार्ज को एकदम इधर उधर ले जाके सबस्क्रिप्ट में लिख दो।
जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास आया और कोई तुमको बोला कि भाई साहब तो आप है ना कैल्शियम नहीं, कैल्शियम अच्छा नहीं लगेगा, एल्यूमिनियम लेते हैं। कोई मुझे बोला आप तो ना एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिख के बताओ, है ना। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, मुझे पता है एल्यूमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3+, और फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3-, ऐसा ही होता है, बोलो। हाँ सर। तो फिर इसका फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, हम बोलते हैं ऐसा होना चाहिए Al3PO4 3, बट अगर इधर इधर सेम सेम नंबर आ जाते हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं, हम हटा देते हैं। हाँ सर। तो फॉर्मूला होगा AlPO4। जैसे है ना कोई तुम्हें बोले कि भैया मुझे लिख दो बेरियम सल्फेट, है ना, मुझे पता है बेरियम 2+ में होता है और सल्फेट SO4 2- होता है, तो तुम क्या लिखोगे, बेरियम 2SO4 होल ट्वाइस, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, बट इधर सेम सेम नंबर है तो इनको हटा दो, क्या हो जाता है BaSO4, ऐसा ही होगा, बोलो। हाँ सर। कोई तुम्हें बोले कि भैया कैल्शियम फॉस्फेट लिख दो, कैल्शियम फॉस्फेट कैसे लिखेंगे, कैल्शियम 2+ और फॉस्फेट इज PO4 3-, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये सेम नंबर नहीं है तो इनको हटा नहीं सकते, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस इज कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, कौन सा, B8। B8, ओके। B8 देखो क्या बोला है, B8 में बोला विच आर द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड फॉर्म पायरो, अरे यार पायरो एसिड कौन कौन बना सकता है, तो देखो पायरो बनाने के लिए सभी के ऑर्थो लेने पड़ेंगे, है ना। जैसे मुझे पता है दिस इज ऑर्थोफॉस्फेट, है ना, ये हमें पता है दिस इज ऑर्थोफॉस्फेट। और जो BO3 3- होता है ना, ये क्या होता है, ऑर्थोबोरेट। और जो BO2- होता है, मतलब इससे एक O2- निकाल दिया तो क्या बना, मेटाबोरेट। मैंने तुम्हें बताया था मेटा से अगर ऑर्थो बनाना होता है तो एक और ऑक्साइड ऐड कर दे, ऐसा बताया था। और सल्फेट का तो यही होता है सिंपल, दिस इज सल्फेट, है ना। अब इनके क्या बनाने, पायरो, तो डबल करके क्या निकाल दो, वाटर, 2 × H3PO4, डबल करके वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, H4P2O7, दिस इज पायरो फॉस्फेट, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। डबल करके वाटर निकाल दो तो अगेन H4B2O5, डबल करके वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, H2S2O7। तो ये सारे के सारे पायरो बना सकते हैं, समझे मेरी बात को, बोलो। हाँ सर। और कोई दिक्कत है, पार्ट B9 B1, इतना रुक रुक के डाउट क्यों पूछते हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं B9 आता। B9 है B1 है, 9 हाँ B9 अच्छा क्वेश्चन है। देखो B9 में क्या बोला है, B9 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट नॉट फॉर्म मेटा ऑक्सी एसिड। देखो मेटा ऑक्सी एसिड कौन बनाता है, मेटा ऑक्सी एसिड बनाता है ग्रुप 13 वाले और ग्रुप 15 वाले। ग्रुप 15 में है एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं बनाता, नाइट्रोजन का तो हमने पढ़ा ही था, NO3- नाइट्रेट होता है, NO2- नाइट्राइट होता है। तो मेटा ऑक्सी दो ही लोग बनाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है। ग्रुप 13 में कोई बोलेगा ग्रुप 13 में बताओ सर, अभी बताया तो था, BO3 इज ऑर्थोबोरेट और BO2- इज मेटाबोरेट। और जैसे BO2- बनाया था वैसे AlO2- होता है मेटा एल्यूमिनेट। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा सेट है,
जो मेटा ऑक्सी एसिड नहीं बनाएगा? बताओ कौन सा सेट है जो मेटा ऑक्सी एसिड नहीं बना रहा है? ग्रुप 13 और 15 के अलावा ग्रुप 13 और 15 वाले मेटा ऑक्सी बनाते हैं। 15 में नाइट्रोजन है जो नहीं बनाता, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। कर लोगे अब? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में बोलो क्या हुआ? ए होगा उसका। ए होगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में बोलो। सर 1 का बी और डी। अरे यार देखो इसमें ना जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको अभी के लिए स्किप कर दो, वेट करो है ना थोड़ा। केमिकल बॉन्डिंग में मैं स्ट्रक्चर्स तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसमें ये सब हो जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अभी थोड़ा वेट करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में और कोई डाउट है? बस बाकी इसमें तो हो ही गए होंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोलो। सर 3 और 4। फर्स्ट 3 और 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? अबे यार देखो H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं? अभी वो केमिकल बॉन्डिंग में हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया, थोड़ा बचा है वो भी और देख लेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है H2SO5 का वो ऐसा होता है, ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा सकते हो। +6 आएगा। मैंने सिखाया है क्या मोल कॉन्सेप्ट में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में क्या बोला है? अरे यार इस क्वेश्चन को भी स्किप करो। क्या बताऊं अभी मैं इसको, वेट करो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा। एक बार केमिकल बॉन्डिंग हम लोग कर ले फिर हो जाएगा तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 में क्या बोला है? पर प्रीफिक्स किसके नाम के आगे आएगा? तो देखो H2SNO3 के नाम के आगे तो नहीं आएगा, पता है तुम्हें? बोलो। हाँ सर। मैंने लिखवा है ये तो, स्टेनस एसिड स्टेनिक एसिड में। बोलो। हाँ सर। डी ऑप्शन देखो HNO2 के नाम के आगे आएगा, पर प्रीफिक्स आएगा क्या? नहीं आएगा ना? हाँ सर। ठीक है। अब बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन इज Sb2O5। ये क्या है? ये मेरा है बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है, बोलो। हाँ। तो ये क्या होगा? ये होगा डाई एंटीमोनी पेंटॉक्साइड। तो क्या इसमें पर आया? नहीं आया। अब सिर्फ सी ऑप्शन हमारे लिए बचा। ए बी और डी में तो मैं कंफर्म हो गया, ए बी और डी में तो मैं कंफर्म हो गया कि भैया नहीं आने वाला, ठीक है? अब सिर्फ सी ऑप्शन मेरे पास बचा है। तो सी ऑप्शन देखो क्या है? सी ऑप्शन एक्चुअल में H3PO, कौन सा क्वेश्चन है? 4 कहां गया यार, कहां गया मैं? 5। एक तो होता है मेरे पास H3PO4, वो ऐसा होता है, बोलो। अब H3PO5 कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इसमें पर क्यों आया है? पेरोक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी।
समझे? अगर तुम रिजेक्शन वाले मेथड से जाते तो तुम्हारा आंसर आ जाता कि मुझे पता है ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 नहीं है कोई डाउट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नहीं है कोई डाउट? में बोलो। कोई डाउट है पार्ट 4 में? हाँ नो सर। सर। नहीं है कोई भी डाउट? ठीक है ठीक है ठीक है। सोच लो अभी भी किसी को कोई डाउट है, नहीं तो फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन करने वाला हूँ अब, क्योंकि मुझे शक हो रहा है तुम पे। चलिए ठीक है। हाँ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कब तक पढ़ लिया था? अच्छा ये बता दिया था मैंने, है ना, कौन कौन सी बॉन्डिंग में कैसे कैसे वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, वो बता दिया था। हाँ सर। बोलो। यस सर। चलिए अच्छी बात है, मैंने तुम्हें बॉन्डिंग के सर बारे में बता दिया था। हाँ बोलो। सर एक बार H2SO4 का स्ट्रक्चर बताइए ना। तुम्हें H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता? सर लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। नहीं, मैं नहीं बता सकता उस स्ट्रक्चर से, ये होगा। मैंने तुम्हें शायद ये चीज बोली होगी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारी कोई बहुत ही खतरनाक सर्टिफाइड थ्योरी नहीं है कि उससे हम सभी के स्ट्रक्चर पढ़ा दें, है ना। देखो जो केमिकल बॉन्डिंग है या फिर जो केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, वीबीटी है, वीएससीपीआर थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है। तो ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी के बेस पे हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स का शेप, ज्योमेट्री सब डिफाइन कर दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है, कुछ पर वीबीटी की हेल्प हम लेते हैं, कुछ पर वीएससीपीआर थ्योरी की हेल्प लेंगे, कुछ पर एमओटी थ्योरी की हेल्प लेंगे, कुछ पर हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प लेंगे। तो देखो वीएससीपीआर थ्योरी और एमओटी ये सब तो हम लोग इसी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी के दम पर हम सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री सब बना दे, ऐसा नहीं होने वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन A1 में दिया है वैसा। हाँ दिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल दिया होगा, जरूर दिया होगा कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा बोला है ना। हाँ सर तो मैं बना H2SO4 का। मैं बना देता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैंने कब मना करा है? मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बनाता हूँ। ये देखो, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही तो है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? डॉट बना दो सारे, ये लो, ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बस।
अब दिक्कत क्या है, ये लुईस डॉट से बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि तुमने सेंट्रल एटम सल्फर डिफाइन कर लिया। अब सभी को ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड लगा दिए, फिर आगे अब क्या करोगे, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया तुमने, तो ऐसे ही करोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो हाँ सर। वही है ना, वो रॉन्ग है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी। अभी करेंगे उसको, एक बार मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दूं फिर करेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। हमने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बॉन्ड कैसे बनते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड कैसे बनते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना, कोएक्सियल कोलैटरल ओवरलैपिंग बता दिया था, कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई पाई बॉन्ड बनाएगा, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हमने तुम्हें बता दी थी। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पर जाते हैं हमारे, जो कि वो थ्योरी भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSEPRT, टी को मैं पूरा लिख देता हूं, थियरी, है ना। क्या इसका पूरा नेम है, पूरा नेम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कोई मुझे बता सकता है इस थ्योरी के नाम से कि क्या हो रहा होगा इसमें, क्या हो रहा होगा इसमें? वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्सन, रिपेल कर रहे होंगे। और देखो इस थ्योरी के बेस पर हम लोग ज्योमेट्री या फिर शेप को डिफाइन करते हैं, इस थ्योरी के बेस पर हम लोग ज्योमेट्री या फिर शेप को डिफाइन करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और खुद को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, खुद की ज्योमेट्री को, कि उनका रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो हर थ्योरी के कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स, अजम्पशन होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस थ्योरी के क्या पोस्टुलेट है, क्या अजम्पशन है, उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्या पोस्टुलेट है, मैं एक बार पोस्टुलेट तुम्हें बता देता हूँ। ये रही, दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इमेज को सेट कर लेते हैं। अभी दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब देखो मैं एक एक अजम्पशन इसके पढ़ता हूं। फर्स्ट पॉइंट देखो, ध्यान से समझो फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट इज दिस थ्योरी इज यूज्ड टू गिव शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। हम लोग इस थ्योरी की हेल्प से ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताएंगे कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम लोग बताएंगे इस थ्योरी की हेल्प से। सेकंड पॉइंट क्या है, shape of molecule depends upon total number of electron pair, bond pair plus lone pair, ब्रैकेट में लिखा है, present in the valence shell of central atom। हम बोलते हैं कि पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये थ्योरी हमें शेप ऑफ ज्योमेट्री के बारे में बताएगी। शेप और ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, हमारे वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिसाइड करेंगे। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। जो बॉन्ड बना लेगा वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा वो लोन पेयर। समझ गए? यस सर। थर्ड पॉइंट इज वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एन एटम। थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एन एटम रिपेल ईच अदर एंड ओरिएंट देमसेल्फ एज फार एज ईच अदर। हम बोलते हैं कि अगर जो हमारे जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और खुद को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत दूर है ना, वो खुद को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत दूर है। अब देखो ये रिपेल कर रहे हैं तो इनके रिपल्शन का भी एक ऑर्डर होगा कि कौन ज्यादा रिपेल कर रहा है, कौन कम रिपेल कर रहा है, ऑर्डर भी होगा हमारे पास। तो वो हमने लिखा है फोर्थ पॉइंट में।
ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, सबसे ज्यादा लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। समझ में आई बात? बोलो। थर्ड वाला फिर से बताइए ना। थर्ड वाले में हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो सपोज करो एक कोई एटम है ए, उसके चारों तरफ 4 लोन पेयर लगे हैं, है ना। अब ये 4 लोन पेयर एटम ए से कनेक्टेड भी है और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, तो ये अपनी ज्योमेट्री को कुछ ऐसा बना लेंगे कि एक दूसरे से एकदम बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो इसके केस में जो ज्योमेट्री होती है वो प्री डिफाइंड होती है, हमें पता होनी चाहिए कि इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है। इस केस में टेट्राहेड्रल हो जाती है। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी 4 लोगों के बीच में, तो एक दूसरे से बहुत दूर है। 4 का तो खैर मैंने ज्यादा ही बड़ा केस ले लिया, 3 का ले लेते हैं ना। जैसे मान लो ए पर 3 लोन पेयर लगे हैं, तो एक दूसरे को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो तीनों एक दूसरे से बहुत दूर रहे, मतलब एज फार एज ईच अदर। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो इस शेप में आ जाए, मतलब एक दूसरे से कितने एंगल पर रहे, 120। तो यही सबसे दूर है इनके बीच में, इससे दूर कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो बस वो अपने को इस अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से सबसे दूर रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, कि वो रिपेल करेंगे। तो देखो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, फिर उससे कम लोन पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। अब देखो बॉन्ड पेयर 3 तरह के हो सकते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का भी बॉन्ड पेयर हो सकता है, डबल बॉन्ड का भी बॉन्ड पेयर हो सकता है, सिंगल बॉन्ड का भी बॉन्ड पेयर हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कौन रिपेल करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, देन डबल, देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कोई तुमसे पूछे कि सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा या ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो। सिंगल किसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, सिंगल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा। लोन पेयर सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर। पॉइंट नंबर फिफ्थ को अभी पढ़ लो, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएगी। पाई बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, दे स्लाइटली चेंज द बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। हम बोलते हैं कि हमने देखो थोड़ी देर पहले बोली थी कि हमारे बॉन्ड पेयर और हमारे लोन पेयर हमारी ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। ये सेकंड पॉइंट में हमने लिखा था, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा था कि हमारे बॉन्ड पेयर और हमारे लोन पेयर हमारी ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। बट बॉन्ड पेयर में सारे बॉन्ड पेयर नहीं, सिर्फ कौन से बॉन्ड का पेयर? सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड का पेयर और लोन पेयर ही हमारी ज्योमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं। पाई बॉन्ड हमारी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? वीक होता है बहुत। क्योंकि देखो कभी भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी हम लोग जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में सबसे पहले हम लोग दीवारें बनाएंगे ना, ब्रिक्स रख के दीवारें बनाएंगे, फिर प्लास्टर करेंगे उसके ऊपर। तो घर का जो हमारे घर का जो मैप है वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्लास्टर डिसाइड करता है या फिर जो पहले ब्रिक से जो हमने वॉल्स बना दी है वो? लास्ट कौन? तो हमारे जो पहला बॉन्ड है वो कौन बनता है? पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है या पहले पाई बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है पहले। तो पहले सिग्मा बॉन्ड हमारे जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका बेसिक स्केलेटन प्रिपेयर कर देगा, फिर उसके ऊपर पाई बॉन्ड बन जाता है बस। इसलिए पाई बॉन्ड हमारी ज्योमेट्री को कभी इफेक्ट नहीं करता। हमारी ज्योमेट्री को सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इफेक्ट करते हैं, बॉन्ड पेयर में भी सिग्मा बॉन्ड का पेयर। तो वही चीज मैंने 6th पॉइंट में लिखी है, इसलिए 6 पॉइंट पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। 6 पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल
ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज लार्जली डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अच्छा, कोई मुझे बोलेगा कि सर ये आप बात कर रहे हो बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डिसाइड करेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिसाइड करेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिसाइड करेंगे, किसके लोन पेयर और किसके बॉन्ड पेयर? तो किसके हैं ये? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम में जो सिग्मा बॉन्ड के पेयर हैं वो और लोन पेयर डिसाइड करेंगे। 7th पॉइंट पर स्टार मार्क करा है, अभी उसको पढ़ लो, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद में। क्या है 7th पॉइंट? ईच हाइब्रिडाइजेशन इज एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक ज्योमेट्री। हर हाइब्रिडाइजेशन की एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। कैसे होती है, क्या होती है, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। अजम्पशन के सारे पॉइंट सभी लोग एक एक करके वापस से पढ़ लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सारे पॉइंट्स पढ़ लो एक बार अजम्पशन के। एडवांस में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं? एक तो विष्णु है, एक क्रिस्टीन है, और हर्षल। और मैं सर। क्या हुआ? सर मैं भी हूँ एडवांस में। अरे नहीं, मैंने लिख दिया अभी, छोड़ो अब, तुम पता नहीं कौन सी बात कर रहे हो तुम। 78 86 78 वाला, ठीक है। मैंने स्टूडेंट की लिस्ट डाल दी है ग्रुप पे, बहुत खतरनाक ऊपर लिखा है मैंने, रिलैक्स्ड स्टूडेंट। और ये क्राइटेरिया को मैं चेंज करूंगा नेक्स्ट टाइम से मेंस वालों का। पिछली बार मैंने बोल दिया था, इसलिए अब क्या करें, बोल दिया, अब तो अपनी बातों पे तो रहना पड़ेगा ना। अगली बार ज्यादा हो गए, इस बार एडवांस में मेंस में स्टूडेंट रिलैक्स ज्यादा हो गए बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आधी क्लास रिलैक्स हो गई। चलो, अजम्पशन पढ़ लिए सभी लोगों ने?
किसी कोई दिक्कत? बताओ। बोलो यार। नहीं सर। स्टैरिक नंबर जो होता है, हमारे पास एक नई टर्म आती है स्टैरिक नंबर, इसको SN बोलूंगा मैं ना। स्टैरिक नंबर हमें निकालना पड़ेगा हमेशा। स्टैरिक नंबर किसके लिए डिफाइन होता है? स्टैरिक नंबर हमेशा सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। स्टैरिक नंबर सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है ना। सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो देख लो, प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देख लो, तो उसका स्टैरिक नंबर हमें पता चल जाएगा। सर स्टैरिक नंबर का क्या यूज है, हम क्यों निकालें, बताऊंगा मेरे को। या फिर एक और तरीका है स्टैरिक नंबर निकालने का, एक और मेथड है स्टैरिक नंबर निकालने का। मेथड क्या है देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेरा स्टैरिक नंबर होगा SN, वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, मतलब कितने एटम्स से वो बॉन्डेड है मेरा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है स्टैरिक नंबर, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो हमारे लिए स्टैरिक नंबर आ जाएगा। हम स्टैरिक नंबर की हेल्प से क्या डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग स्टैरिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं किसी भी स्पीशी के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसका। और हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया, तो हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए फिक्स्ड स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, वो हम लोग बता सकते हैं। तो देखो उस टेबल की फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूं, वो टेबल हमें याद रखनी है ना, टेबल हमें याद रखनी है। टेबल क्या है देखिए, टेबल क्या है, टेबल देखो, ये मेरी टेबल है। टेबल में देखो एक कॉलम में तो मैं लिख रहा हूँ स्टैरिक नंबर, एक कॉलम में लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, हमें याद रखनी है टेबल, डायरेक्टली रटना पड़ेगा। और एक कॉलम में लिख रहा हूँ मैं ज्योमेट्री, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस टेबल पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरी केमिस्ट्री में हमें हर जगह यूजफुल है ये। स्टैरिक नंबर 2 3 4 5 6 7, स्टैरिक नंबर 2 हुआ तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। सर ये sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, अभी बस इतना ध्यान रख लें। 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, 5 हुआ तो sp3d, sp3d2, sp3d3। कोई बोलेगा सर ये p में 3 पे ही खत्म क्यों हो गया, sp4 क्यों नहीं हुआ? कोई आंसर दे सकता है इस बात का? बोलो, कोई आंसर देगा? अरे 3 पे इसलिए खत्म हो गया क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 3 हुआ है। s में एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए s में एक ही s हुआ है, s2 नहीं हुआ। तो sp sp2 sp3, फिर उसके बाद d शुरू हो गया, फिर d3 तक ही हमारे सिलेबस में, d4 d5 ऐसा कुछ नहीं। ज्योमेट्री क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री फिक्स होती है, वो होती है हमारी लीनियर। इसके लिए होती है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, है ना। इसके लिए होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसके लिए होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, है ना। और ये होता है मेरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री फिक्स है, वो हमें याद रखनी है। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है लीनियर, sp2 के लिए होती है ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 के लिए होती है टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल,
और sp3d3 के लिए होती है पेंटागनल बाइपिरामिडल। इस ज्योमेट्री का तुम्हें पता है, आइडिया है कैसी दिखती है कैसी नहीं? बोलो, पता है तुम्हें इनके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइगनल प्लेनर के बारे में। ट्राइगनल प्लेनर कैसी दिखेगी? सपोज करो सेंट्रल एटम मेरा ए है और इसके पास 3 बॉन्डेड एटम है, एक्स एक्स एक्स। तो क्या तुम्हें ये ट्राइंगल और प्लेनर फॉर्म में दिख रही है? बोलो। यस सर। तो ये हमारी क्या होगी? ट्राइंगुलर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री होगी, है ना। एक हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसी होती है, पता है किसी को? बोलो। देखो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह की होती है। मैं तुम्हें बनाने का ट्राई करता हूँ, है ना, कि मेरे से बन पाती है या नहीं। इसको हम लोग बनाएं तो देखो, ये बॉन्ड नहीं है ना, ये बॉन्ड नहीं है। ये मेरा क्या है? ये मेरा टेट्राहेड्रल शेप है। इस शेप को अज्यूम कर पा रहे हो कैसा है? ये 3D में शेप है, ये अज्यूम कर पा रहे हो क्या? बोलो, कर पा रहे हो या नहीं? हाँ सर। देखो ऐसा कुछ है, ये ए मेरा ये रहा ए, और एक्स से बॉन्डेड है, एक्स हर इसके वर्टिसेस पर है ना। इस एक्स से भी बॉन्डेड है, बॉन्ड मेरा यही है। ये जो मैं कलरफुल बॉन्ड बना रहा हूं यही मेरा बॉन्ड है। व्हाइट वाले मेरे बॉन्ड्स नहीं है, व्हाइट वाले मेरे बॉन्ड्स नहीं है। और जो नीचे वाले एक्स है ना, ये एक ही प्लेन में है। नीचे वाले जो एक्स है वो एक ही प्लेन में है। समझ में आ रही है ये बात? तो जो मेरी ये वाली शेप होगी, ये शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी। क्लियर है सभी को टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? बोलो। यस सर। चलिए, एक हमारे पास एक शेप होती है, नेक्स्ट इज ट्राइगनल बायपिरामिडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे टीबीपी। पॉपुलर नेम है इसका टीबीपी, है ना। टीबीपी देखो कैसा होगा, जैसे मान लो, कौन है यार ये? ऐसा होगा, देखो इसका नाम क्या है? ट्राइगनल बायपिरामिडल। मतलब एक तो ट्राइंगल होगा ऐसा, और एक उसके ऊपर एक पिरामिड टाइप का शेप होगा, और एक नीचे पिरामिड होगा। कौन है यार ये? किसी ने देखा था क्या? कौन है ये? शांति से बैठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? अब देखो ये ऐसा है। अब देखो ट्राइंगल पिरामिडल की फॉर्म में इसको अज्यूम करो। ये तो एक ट्राइंगल है, ये एक ही प्लेन में है, इसलिए बोल रहे हैं ट्राइंगल। पिरामिडल कैसा है? पिरामिड कैसा बनेगा? देखो ऐसा पिरामिड है, ये ऊपर से एक पिरामिड बन रहा है, लग रहा है पिरामिड टाइप का। बोलो। और ऐसा ही एक नीचे से पिरामिड बन रहा है, लगा ट्राइंगल पिरामिडल टाइप का? ये नहीं लगा? बोलो। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हमारी शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल।
है ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप बोलते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप कैसी होती है, वो कुछ ऐसी होती है, देखो जैसे वो ट्राइगनल बाय पिरामिडल था, मतलब ट्राइंगल था और ऊपर पिरामिड था नीचे पिरामिड था, इसमें क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर दिख रहा है, और एक पिरामिड ऊपर होगा एक पिरामिड नीचे होगा, तो ये कैसा शेप हो गया, स्क्वायर बाय पिरामिड। ऐसे हमारे पास एक शेप है पेंटागनल बाय पिरामिडल, इसको हम बोल रहे हैं पीबीपी। पीबीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पॉपुलर नेम है इसका पीबीपी। अब वही है, पेंटागन बनेगा एक, तो पेंटागन बना दो, एक रेगुलर पेंटागन बना दो, है ना, जैसे ए है, ऊपर एक्स नीचे एक्स, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड है। क्लियर है सभी को स्ट्रक्चर, बोलो। यस सर। यस। अब जैसे सपोज करो, अब मैं कुछ कुछ एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। अभी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ नहीं रहे, हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर में, है ना। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 1 क्या, CH4, ठीक है। अब CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाया, अभी मान लो ऐसा होता है, बाद में तुम्हें भी आ जाएगा बनाना। अगर स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर क्या है इसका, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला एक बार देख लो सभी लोग, स्टेरिक नंबर बताना, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला देख लो सभी लोग। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कौन बना रहा है, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि सेंट्रल एटम बना रहा है वो, प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सभी ने देख लिया स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला, यस सर। ठीक है। तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है सेंट्रल एटम, 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे, 0। तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेरिक नंबर 4 के sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, मैंने टेबल में बताया था, स्टेरिक नंबर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, और इसका जो शेप होगा ना, शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। सर ये क्या डिफरेंस है शेप और ज्योमेट्री में, अभी बताऊंगा, अभी देखते जाओ बस। अभी बेसिक बेसिक एग्जांपल करवा रहे हैं, डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी सारी बातें। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मान लो NH3 है, NH3 अमोनिया होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर कितना है, बोलो। स्टेरिक नंबर कितना है, 4। स्टेरिक नंबर 4 है, नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक उसके पास लोन पेयर है, समझ गए। स्टेरिक नंबर क्या है, 4 है, तो स्टेरिक नंबर मेरा 4 आ गया। स्टेरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, वो क्या होगा, sp3। अब हर हाइब्रिडाइजेशन की एक ज्योमेट्री फिक्स होती है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बट जो इसका शेप होगा ना, अभी शेप चेंज हो गया है, देखो ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करते हैं, बट जब शेप बताते हैं, जब शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते।
अब इसका शेप तुम्हें देखना है तो तुम्हें शेप के लिए सिर्फ इसको देखना पड़ेगा, नाइट्रोजन है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, बस ऐसे नाइट्रोजन है और इसने ऐसे 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो ये शेप कैसा दिख रहा है तुम्हें? तो हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सा शेप है ये? हम बोलेंगे इसका शेप है ट्रायंगल पिरामिडल। क्या ट्रायंगल बना रहा है, पिरामिडल ट्रायंगल बना रहा है, दिख रहा है ऐसा? बोलो। तो इसका शेप होगा ट्रायंगल पिरामिडल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टेरिक नंबर हम निकाल सकते हैं, स्टेरिक नंबर पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल जाएगा। और हर हाइब्रिडाइजेशन से एक ज्योमेट्री, फिक्स्ड ज्योमेट्री एसोसिएटेड होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री हम लोग बताएंगे। बट जब हमें शेप बताना होगा तब हम लोन पेयर को भूल जाएंगे, सिर्फ बॉन्ड से ही शेप डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। मैंने बोला एग्जांपल 3 इज H2O। देखो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिस इज H2O। स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर कितना है बताओ? 4। 2 + 2 4, 2 बॉन्डेड एटम 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऑक्सीजन का? sp3। ज्योमेट्री क्या होगी बोलो? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री फिक्स हो गई है हाइब्रिडाइजेशन के साथ, टेट्राहेड्रल। बट जो शेप है वो फिक्स नहीं हुआ है। शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड्स को देखो, ये ऑक्सीजन था, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, बस ऐसा शेप है। ठीक है, ये शेप है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस शेप को हम लोग बोलते हैं वी शेप या फिर बेंट शेप बोलते हैं। स्टैंडर्ड नेम है ये वी शेप और बेंट शेप। सपोज करिए एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जांपल नंबर 4। जैसे मान लीजिए हमारे को BF3 दिया। जो BF3 होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। स्टेरिक नंबर क्या है? 3। 3 + 0 मतलब 3। 3 बॉन्डेड एटम है या फिर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम में और 0 लोन पेयर उसके ऊपर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनार। ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होगी। और जो शेप होगा वो भी वही रहेगा, ट्रायगोनल प्लेनार। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर तो है नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी, ऐसे ही रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनार। बोलो, समझ में आती है बात मेरी? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था? सर केमिकल बॉन्डिंग 1 पूरा करना। एक्सरसाइज 1। हाँ तो होमवर्क देखो वही है मेरा। होमवर्क मेरा वही है, केमिकल बॉन्डिंग 1 कंप्लीट करना है ना? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग 1 कंप्लीट करना है। और मैं वापस से बोल देता हूं कि जो केमिकल बॉन्डिंग 1 है जो मैंने शीट सेंड करा है उसी से करना है। अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है तो मेरी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को एक बार मैच करके देख लो कि हाँ क्वेश्चंस मैच हो रहे तो हार्ड कॉपी से कर लो, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी से हमें होमवर्क करना है। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है फिर। बाय सर।